तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। तो रचनावाद बेसिकली नारीवाद, हरित राजनीति, उत्तर आधुनिकतावाद की तरह एक उत्तर प्रत्यक्षवादी पोस्ट पॉजिटिविस्ट अवधारणा है। रचनावाद का विकास 1960 के दशक में हुआ था। यह मुख्यतः नव यथार्थवाद व नव उदार संस्थावाद के विरुद्ध विकसित हुई, क्योंकि ये दोनों उपागम भौतिक जगत को महत्वपूर्ण मानते थे। तो ये दोनों जो उपागम थे भौतिक जगत को महत्वपूर्ण मानते थे, ये स्टेट को मेन एक्टर मानते थे और मानते थे कि पावर स्ट्रगल है, एनार्की है, इसके कारण जो राष्ट्र राज्य हैं वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। रचनावाद भौतिक तत्वों की अपेक्षा मानवीय चेतना को महत्वपूर्ण मानता है। तो अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये आइडियाज को महत्वपूर्ण मानता है। इसकी जो प्रेरणा है ये हेगलवादी या हेगल से ली गई है। ये हेगलवाद से ज्यादा साम्यता रखते हैं। रचनावाद का शब्द का प्रथम जो प्रयोग है निकोलस ओनफ ने किया था अपनी पुस्तक द वर्ड ऑफ अवर मेकिंग। 1989 में पुस्तक आई थी जिसमें उन्होंने पहली बार रचनावाद शब्द का कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का प्रयोग किया था, द वर्ड ऑफ अवर मेकिंग। लेकिन इसे वास्तविक पहचान अलेक्जेंडर वेंट ने अपनी प्रसिद्ध कृति सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि 1999 में आई थी से दिलाई थी। अन्य विचारक हैं फेडरिक क्रोटो चविल, क्रिस रुच स्मिथ और जॉन गेरार्ड रुकी। रचनावादियों के अनुसार कोई बाह, वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक यथार्थ नहीं होता। तो ऐसा कोई सत्य नहीं है जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, जो ऑब्जेक्टिव हो, जो बाह हो यानी एक्सटर्नल हो। सामाजिक व राजनीतिक विश्व भौतिक नहीं बल्कि मानवीय चेतना का विषय है। जो सामाजिक और राजनीतिक विश्व है ये मानवीय चेतना का विषय है। मानवीय चेतना यानी हमारी हमारी हमारे जो आइडियाज है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसका विषय है ये। नव यथार्थवादी जिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संरचना पर बल देते हैं उसका सौर मंडल की भांति कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व लोगों की परस्पर चेतना पर निर्भर करता है। तो जो ये एनार्की है, स्टेट मेन एक्टर है, ये क्या है? ये जो मनुष्य सोचते हैं वो अपनी चेतना में इन चीजों के बारे में जब सोचते हैं, इस कारण उसका अस्तित्व है। इसका कोई भौतिक में जगत में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। एनार्की है, कहाँ एनार्की है? आप देख सकते हैं क्या उसको? नहीं देख सकते, या अपने चेतना में उसको सोचते हैं, बस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का कोई स्वयं अस्तित्व नहीं है। यह मानव के विचारों, उनकी बौद्धिकता और सोच पर निर्भर करती है। अगर मानव के विचार बदल दिए जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संबंधों में भी बदलाव आ जाएगा। तो अगर भारत और पाकिस्तान जैसे लड़ रहे हैं तो एक अगर विचार बदल दिया जाए कि भारत और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, अगर विचार बदल दिया जाए तो हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट करने लगे। तो हमें विचार बदलने की जरूरत है, हमें मान्यताएं बदलने की जरूरत है, हमें धारणाएं बदलने की जरूरत है। राष्ट्र राज्य संप्रभुता, अराजकता, संघर्ष आदि शाश्वत नित्य व वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये इटर्नल चीजें नहीं, ये बदली भी आ सकती है। तो आपने देखा होगा कि जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है या संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है ये 1648 की वेस्टफैलिया संधि के बाद ही उभरे हैं। पहले क्या ये चीजें नहीं, पहले कैसे चीजें चलती थी? पहले तो ये चीजें नहीं थी, राष्ट्र राज्य संप्रभुता जैसी चीजें नहीं थी। पहले कैसे स्टेट रन किया करते थे? तो ये कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो परिवर्तनीय हो। आज यूरोप के अधिकांश देश राष्ट्र राज्य व संप्रभुता के दायरे को तोड़ यूरोपियन यूनियन के रूप में संगठित हो गए हैं। पहले आप राष्ट्र राज्य और संप्रभुता की बात करते थे, अब आप यूरोपियन यूनियन में जहां पर सुप्रानेशनल आइडेंटिटी आपने ले ली है। तो ये चीजें वस्तुनिष्ठ नहीं है, शाश्वत नहीं है, जो हमेशा चलती जाएंगी। ये समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं। हो सकता है एक समय ऐसा आए जब भारत और पाकिस्तान आज इतना लड़ रहे हैं, कल साउथ एशिया का एक नया संघ बन जाए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूरोपीय लोगों के विचारों व मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आया। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद या वर्ल्ड वार सेकंड के समय यूरोपियन के विचारों पर अहम बात यानी ईगोइज्म हावी था, पर आज नहीं है। आज उन्हें लगा है कि बहुत लड़ झगड़ लिया और उससे कुछ मिला नहीं, चलिए कोऑपरेशन करके देख लेते हैं। और उनको पता है कि लड़ेंगे तो सब मरेंगे और अगर आपस में सहयोग करेंगे तो सबका अच्छा होगा, सबको समृद्धि मिलेगी। इस प्रकार राष्ट्र वस्तुनिष्ठ संस्था नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ संस्था, राष्ट्र व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं जो अपने नागरिकों की भावनाओं, परंपराओं और मूल्यों से बनती है। इस प्रकार राजनीतिक व सामाजिक विश्व का निर्माण मानव के विचारों, चेतना, मूल्यों व मान्यताओं से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मानव विचार करता राष्ट्र व संरचना दोनों को प्रभावित करते हैं। तो जो मानव विचार होते हैं ये राष्ट्रों को भी प्रभावित करते हैं, और जो संरचना है उसको भी प्रभावित करते हैं। विचार व चेतना आधार है। तो विचार और चेतना क्या है? ये आधार है तथा भौतिक तत्वों का महत्व द्वितीयक है। जो मटेरियल
एलिमेंट है उनका जो महत्व है, द्वितीयक है, ये सेकेंडरी है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक रचनाएं हैं। इनका निर्माण देश व काल के अनुसार किया जाता है, अर्थात ये निरपेक्ष तत्व नहीं बल्कि सापेक्ष तत्व है। तो राष्ट्र, भारत 1947 से पहले भारत कहाँ राष्ट्र था? भारत में जो राष्ट्रवाद था, अगर आप देखें तो 1857 के बाद ही प्रकट हुआ, उसके पहले राष्ट्रवाद को आप देख ही नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय पहचान, तो राष्ट्रीय पहचान, भारत की कोई राष्ट्रीय पहचान उस समय नहीं थी, क्योंकि जब सब जो भारत में जो इतने भर काइंड ऑफ भूभाग थे वो अलग अलग प्रिंसिपालिटी में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट में बटे हुए थे। तो ये सब, इनका निर्माण देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हुआ है। ये निरपेक्ष नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये सापेक्ष है, समय के साथ बदलते रहते हैं। रचनावादियों का मानना है कि सामाजिक विश्व विचारों द्वारा निर्मित होता है। तो जो सोशल वर्ल्ड होता है ये हमारे विचारों द्वारा निर्मित होता है, आइडियाज द्वारा निर्मित होता है। सामाजिक विश्व सौरमंडल की भांति वैश्विक विश्व की नहीं है, इसमें परिवर्तन संभव ना हो। तो सामाजिक विश्व सौरमंडल की भांति वैश्विक विश्व नहीं है, इसमें परिवर्तन संभव ना हो। दुनिया में संघर्ष का कारण आर्थिक और भौतिक तत्व नहीं बल्कि विचार तत्व है। दुनिया में परिवर्तन का कारण क्या? विचार तत्व। हमारे विचार, ऐसा कहा भी जाता है ना कि आप अपने विचार बदल लीजिए, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। नए विचारों के द्वारा सहयोगी व सह अस्तित्वकारी विश्व का निर्माण किया जा सकता है। अगर हम नए विचार लाएं तो हम एक ग्लोबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, हम भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग करवा सकते हैं। तो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब नए थॉट्स आएंगे, नई विचारधारा आएगी, नया इन्वेशन होगा। धातुवाद सैनिक शक्ति संतुलन की भौतिक संरचना पर बल देते हैं। मार्क्सवाद पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था की भौतिक संरचना पर का विरोध करते हैं, जबकि उदारवादी इसका समर्थन करते हैं। नव यथार्थवादी व नव उदार संस्थावादी भी भौतिक तत्वों को केंद्रीय स्थान देते हैं। रचनावादी इन सबके खिलाफ है। रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व राजनीतिक क्रियाकलापों के पीछे साझे विचारों, निष्ठाओं व मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर रचनावाद मुख्य धारा के उन शिक्षाविदों के साथ उभरा जो मुख्यतः प्रभुत्वकारी तर्कवादी सिद्धांतों के विश्लेषणात्मक असफलताओं से संतुष्ट नहीं थे। रचनावाद के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला, वैश्विक राजनीतिकर्ताओं यानी एजेंट्स के आपसी विचारों, मानकों, मूल्यों द्वारा निर्देशित होते हैं। तो वैश्विक राजनीति जो एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए है, भारत है, चाइना है, कि आपसी विचारों, वो आपस में एक दूसरे के प्रति क्या विचार रखते हैं, क्या मानक रखते हैं एक दूसरे के साथ संबंधों को स्थापित करने के, और उनके मूल्य क्या हैं, द्वारा निर्देशित होते हैं। मानकीय व विचारात्मक संरचनाएं निर्माणकारी हैं। मानकीय और जो विचारात्मक संरचनाएं निर्माणकारी होती हैं, यही हितों व पहचानों का निर्माण करती हैं। विचारात्मक संरचनाएं व एजेंट एक दूसरे को निर्मित व निर्धारित करते हैं। तो रचनावाद में जो की कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इसमें कर्ता संरचना समस्या होती है, एजेंट स्ट्रक्चर, कर्ता संरचना समस्या, कंस्ट्रक्टिविज्म इसकी महत्वपूर्ण काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें एक रैशनल चॉइस, तर्कसंगत। फिर एक अन्य कॉन्सेप्ट है होलिज्म, समग्रता, आइडियलिज्म, आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म, नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या। चलिए, मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? तो हम दक्षता के साथ सांस्कृतिक प्राणी हैं। हम दक्षता के साथ सांस्कृतिक प्राणी हैं और विश्व के प्रति एक इच्छापूर्ण रवैया अपनाने और इसे महत्व देने की इच्छा रखते हैं। हम दक्षतापूर्ण एक सांस्कृतिक प्राणी हैं और विश्व के प्रति इच्छापूर्ण रवैया अपनाने और इसे महत्व देने की इच्छा रखते हैं। रचनावादी वेबर की इस अंतर दृष्टि में विश्वास रखते हैं। बर्नेट व डुबेल के अनुसार सत्ता की शक्ति या शक्ति बल भौतिकता से दूर जाती है, वह वैचारिक भी हो सकती है। तो सत्ता की शक्ति है, ये केवल मटेरियल नहीं है, ये वैचारिक है। आज यूएसए का पूरे विश्व में दबदबा है, तो क्या ये केवल उसकी मिलिट्री या जो उसकी इकोनॉमिक पावर उसके कारण बस है क्या? नहीं, उसके विचार महत्वपूर्ण है। आज यूएसए का आइडिया, यूएसए जाने का आइडिया या यूएसए की जो रहन सहन, उसकी जो पद्धति है, वहाँ के जो विचार हैं, वहाँ की जो डेमोक्रेसी का आइडिया है, वो सबको प्रभावित करता है। हर व्यक्ति यूएसए आज जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने एक सॉफ्ट पावर क्रिएट की है। तो विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर तो ठीक है। रचनावादी समाजीकरण की अवधारणा को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर एलेस्टर इयान जॉनस्टन, मानकों का अंतर्राष्ट्रीयकरण व संस्थाकरण। तो एलेस्टर अलेक्जेंडर वेंट का प्रसिद्ध कथन है कि पहचान हितों का आधार होता है। आइडेंटिटीज आर द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। पहचान हितों का आधार होता है। आपकी पहचान क्या है? या आप हिंदू हैं, या मुस्लिम हैं, या सिख हैं, वही आपके हित की पहचान करेंगे। तो पहचान, आपकी पहचान क्या है, वही आपके हित का आधार बनेंगी कि आप किसके साथ जाएंगे, आप
मेजोरिटिज्म के साथ जाएंगे या आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे? रचनावादी पहचान व हितों के निर्धारण में गैर भौतिक संरचनाओं पर बल देते हैं। गैर भौतिक संरचनाएं वही चेतना व विचार पर बल देते हैं। मानकीय व विचारात्मक संरचनाएं ही कर्ताओं व संरचनाओं के व्यवहार का निर्धारण करती है। जॉन गेरार्ड रुग्गी, रचनावाद मानव चेतना व अंतरराष्ट्रीय जीवन में इसकी भूमिका के बारे में। मानव रचनावाद मानव चेतना व अंतरराष्ट्रीय जीवन में इसकी क्या भूमिका है के बारे में पूरा ये है। अलेक्जेंडर बेंट क्या बोलते हैं कि मानव चेतना आदर्शवाद और समग्रता के प्रति प्रतिबद्धता है जो रचनावाद का मूल है। तो मानव चेतना क्या है? मानव चेतना आदर्शवाद और समग्रता के प्रति प्रतिबद्धता है जो रचनावाद का मूल है। फिनमोर और सिंकिंग ये के अनुसार कर्ता सामरिक सामाजिक निर्माण में संलग्न हो सकते हैं। कर्ता सामरिक सामाजिक निर्माण में संलग्न हो सकते हैं। एक्टर कैन एंगेज इन स्ट्रेटेजिक सोशल कंस्ट्रक्शन। कर्ता उन मानदंडों को बदलने का प्रयास करते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं और राज्य की पहचान व हितों का गठन करते हैं। फिनमोर और सिकिकिन एक मानक विशिष्ट पहचान वाले कर्ता के लिए उपयुक्त व्यवहार का मानदंड है। एक मानक विशिष्ट पहचान वाले कर्ता के लिए एक उपयुक्त व्यवहार का मानदंड है, जैसे मानवता के मानक, नागरिकता के मानक, मानवाधिकार के मानक आदि। तो ये मानक हैं जो किसी विशिष्ट पहचान वाले कर्ता, फॉर एग्जाम्पल भारत के लिए तो उपयुक्त व्यवहार का मानदंड होते हैं। भारत मानवाधिकार के बारे में क्या बोलता है, नागरिकता के बारे में क्या बोलता है, मानवता के बारे में क्या बोलता है। मानकों का जीवन चक्र, तो इनके अनुसार मानकों के 3 चरण होते हैं। नॉर्म्स हैव 3 डेफिनिट स्टेज। पहला है नॉर्म इंटरप्रेनर, ये मानक उद्भव है, मानक उद्भव। फिर मानक फैलाव या मानक विस्तार, तो नॉर्म कैस्केडिंग। नॉर्म इंटरनलाइजेशन, ये क्या है? मानक समावेशन है। तो मानक उद्भव, नॉर्म्स क्रिएशन, ये क्या है? या नॉर्म इंटरप्रेनर, तो इसे मानक उद्यमी के रूप में देखा जाता है। मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये भाषा का प्रयोग मुद्दों को सक्षम बनाने के लिए करते हैं, उन्हें नाम देते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और उनका नाट्यीकरण करते हैं। तो मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मुद्दा है, जैसे चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, तो इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे? ये भाषा का प्रयोग करेंगे। मुद्दों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें ये नाम देंगे, इसे घोटाला करेंगे, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि क्यों ये सबसे बड़ा अब तक का घोटाला है, और फिर उसका नाटकीकरण करेंगे। तो मीडिया में उसके बारे में विभिन्न प्रकार से जो चीजें हैं उसको रखेंगे। इस तरीके से वे जनता का व्यापक पैमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई मानक उद्यमी गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से कार्य करते हैं क्योंकि ये परिवर्तन में रुचि रखते हैं। तो जो ग्रीन पीस है या अन्य जो संस्थान है, ये क्या करते हैं? यही काम करते हैं। ये उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि परिवर्तन के लिए राज्य इन उद्यमियों को अपनी शक्ति देने को तैयार हो। इससे नए कानून, नए नियमों को बनाने में सहायता मिलती है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से इसका संस्थाकरण किया जाता है। मानक उद्भव संस्थाकरण द्वारा अपना चरम बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर इनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया तो जो मानक उद्भव है ये अपना एक्सट्रीम पॉइंट प्राप्त कर लेगा और ये दूसरी अवस्था की ओर अग्रसर होंगे। फिर अब नॉर्म्स का फैलाव होगा, मानकों का फैलाव होगा, स्प्रेडिंग ऑफ नॉर्म्स होगी। मुद्दों के निर्माण के बाद इसे मुद्दा बन गया, क्रिएशन ऑफ नॉर्म्स हो गए, ठीक है। अब उसका फैलाव होगा, तो मुद्दों के निर्माण के बाद इन मानकों का जनसंख्या तक फैलाव होगा और यही सेकंड चरण की विशेषता है। इस फैलाव के पीछे कई कारण होते हैं जिनमें से 3 प्रमुख कारण हैं। तो इसके 3 कारण कौन कौन से हैं? पहला है अनुरूपता के लिए दबाव का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर फॉर कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी के लिए, अनुरूपता के लिए प्रेशर का संयोजन, दबाव का संयोजन। अंतर्राष्ट्रीय वैधता को बढ़ाने की इच्छा, डिजायर टू एनहांस इंटरनेशनल लेजिटिमेशन। राज्य के नेताओं की अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की इच्छा, द डिजायर ऑफ स्टेट लीडर टू एनहांस देयर सेल्फ एस्टीम। फिर मानक समावेशन, नॉर्म इंटरनलाइजेशन। तो जब मानक एक स्वीकार्य गुणवत्ता प्राप्त करते हैं तब बहस का कोई मुद्दा नहीं रहता, वे स्वचालित रूप से सम्मानित होते हैं। यही समावेशन की अवस्था है जो कि अंतिम चरण है। तो अगर आपने जो मानक है उनको इंटरनलाइज कर लिया, अगर आपने मानवता के मानक को, नागरिकता के मानक को आपने इंटरनलाइज कर दिया, तो अब कोई बहस का मुद्दा बचा नहीं रहता। जैसे महिलाओं को वोट देने की अनुमति देना,
तो अगर आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया अपने सिस्टम में, तो अब कोई बहस का मुद्दा बचा ही नहीं। क्या रास्ता उपयोगी है? चिकित्सा कर्मियों को युद्ध के दौरान प्रतिरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये सब जो मुद्दे हैं, अब अगर इन्हें इंटरनलाइजेशन आपने कर लिया, तो फिर हाँ या ना, मतलब ये हाँ होगा या ना होगा। तो अगर आपने दोनों में से कोई चुन लिया, तो फिर अब बहस का मुद्दा बचता ही नहीं है। मानकीय और विचारात्मक संरचनाएं 3 यांत्रिकियों यानी मैकेनिज्म द्वारा कर्ताओं इतर की पहचान और हितों का निर्धारण करती हैं। पहला, इमेजिनेशन, कल्पना करती, तो नए-नए विचारों व मूल्यों की कल्पना द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया रूप देना होता है। जैसे मानवाधिकार, पुनर्वितरण का जो न्याय है, पुनर्वितरणात्मक न्याय, लैंगिक समता आदि ये मूल्य हैं। तो आप नई कल्पना करिए। रॉल्स ने नई कल्पना की, फिर नॉजिक ने नई कल्पना की और अमर्त्य सेन ने नई कल्पना की। मानवाधिकार के बारे में लोग नई-नई कल्पनाएँ करते हैं, तो यही बात है। फिर आपसी संपर्क, कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कीजिए कि न्याय का जो सर्वोच्च फॉर्म कौन-सा होगा। नैतिक व भाषाई अपील द्वारा व्यवस्थाओं में परिवर्तन आप कर सकते हैं, रॉल्स ने किया। फिर पर्यावरण संरक्षण की अपील द्वारा साझे वैश्विक मूल्य का निर्धारण करना। बाध्यता या अड़चन, आप कंस्ट्रक्शन मतलब कांस्टेंट क्या आएँगे आपके? तो क्या सारी चीज़ें स्मूथ तो नहीं होंगी, कोई ना कोई बाधाएँ आएँगी। जब कल्पनावाद व आपसी संपर्क द्वारा बात ना बने, तो वैचारिक संरचनाएँ बाधा खड़ी कर सकती हैं। तो अगर आपने जो दिमाग में लाया, जैसे रॉल्स ने जो चीज़ें लाई दिमाग में और कम्युनिकेशन की, लेकिन बात नहीं बनी, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो न्यू लिबरल्स है, मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ करना कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? बाधाएँ खड़ी हो गई। आप फिर रिकन्सिलिएशन के लिए एक नई किताब लाएँगे, एक नया सिस्टम क्रिएट करेंगे, यही बात है। रचनावादी जो विचारक हैं, उसमें है फ्रेडरिक क्रोटोचविल, फिर निकोलस ओनफ की पुस्तक का क्या नाम है? द वर्ड ऑफ आवर मेकिंग, ये 1989 में आती है, द वर्ड ऑफ आवर मेकिंग। क्रिस रुज स्मिथ, जॉन गेरार्ड रुग्गी, अलेक्जेंडर बेंट, इनकी पुस्तक का नाम है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1999 में आई थी, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कैथरीन सिक्किंग, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक आप अपने से देखिएगा। पीटर कजिस्टीन, फिर मिशेल बार्नेट और मार्था फिनेमोर। तो इसमें सबसे पहले हैं फ्रेडरिक क्रोटोचविल। तो क्रोटोचविल ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमों व मानकों का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया। उसने 2 प्रकार के नियम बताए। कौन-कौन से? 2 प्रकार के नियम। 2 प्रकार के नियमों के 2 बुनियादी प्रकार हैं। पहला, रेगुलेटिव रूल्स यानी नियामकीय नियम। ये नियम पहले से मौजूद गतिविधियों एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो ये नियम, फॉर एग्जाम्पल सड़क के नियम, गाड़ी कैसे चलाएं, ये नियम क्या करते हैं? पहले से मौजूद गतिविधियों को रेगुलेट करते हैं। डब्ल्यूटीओ के नियम व्यापार को संचालित करते हैं। तो ये नियम पहले से मौजूद गतिविधियों को रेगुलेट करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव रूल्स होते हैं, रचनावादी जो रचनाकारी संवैधानिक नियम होते हैं, संवैधानिक नियम मौजूदा गतिविधियों के लिए गहरी संभावनाएं पैदा करते हैं कि अब और कौन से नियम, जैसे मान लो मोटर व्हीकल एक्ट में क्या संशोधन करना है। नियम तो बने हुए सड़क में कैसे चलने के, लेकिन उसमें संशोधन किया गया। तो ये मौजूदा गतिविधियों के लिए गहरी संभावना पैदा करते हैं। रग्बी के नियम न केवल अवरुद्ध ब्लॉकिंग करने पर रोक लगाते हैं, बल्कि खेल को परिभाषित करने में मदद करते हैं। इसे अमेरिकन फुटबॉल से अलग करते हैं, मतलब ठीक है। लेकिन जो रग्बी के नियम है, न केवल ब्लॉकिंग करने पर रोक लगाते हैं, बल्कि खेल को परिभाषित करने में भी मदद करते हैं। रग्बी एक खेल होता है बेसिकली, उसके बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ। तो उसके नियम क्या है? न केवल ब्लॉकिंग, जिसे एक ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें और वो खेल को परिभाषित भी करते हैं। तो न केवल ब्लॉकिंग का मतलब क्या होती है, उस पर रोक लगाते हैं, बल्कि उसको खेल को परिभाषित भी करते हैं। इस प्रकार इंटरनेशनल के जो नियम है, न केवल चीज़ों को ब्लॉक करेंगे या चीज़ों के बारे में सही निर्धारण करेंगे, बल्कि उनको नए तरीके से परिभाषित करने का भी काम करेंगे। ये है बेसिकली। चलिए दोस्तों, हम अलेक्जेंडर वेंट को देख लेते हैं। ये जर्मन बॉर्न यूएसए विद्वान है। तो बेसिकली इनका जन्म जो जर्मनी में हुआ था, लेकिन इनके जो शिक्षा दीक्षा है या जो इन्होंने काम किया है, वो यूएसए में जाके किया था। वेंट का सामाजिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलावकारी क्षमता यानी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर रखता है। उनका जो सामाजिक सिद्धांत है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटरनेशनल जो राजनीति है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। वेंट एंथनी गिडेंस की संरचना निर्माण की अवधारणा का वर्णन करता है। वेंट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संरचना राज्यों की पहचानों तथा हितों को निर्धारित करती है तथा उनके व्यवहार एवं मेल मिलापों द्वारा राज्य इन संरचनाओं को पुनर्उत्पन्न करते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानकीय संरचनाएं हैं वो राज्यों की पहचान व हितों को निर्धारित करती हैं तथा उनके व्यवहार व मेल मिलापों द्वारा राज्य इन संरचनाओं को पुनर्पन्न करते हैं। बेंट रचनावाद का सबसे महत्वपूर्ण विचारक है। बेंट ने समकालीन सिद्धांत निर्माण और अवधारणाओं को निर्मित करने के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग किया है। सोशोलॉजिकल अप्रोच का उन्होंने उपयोग किया है। इसलिए इसके रचनावाद को सामाजिक रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। अलेक्जेंडर बेंट की महत्वपूर्ण पुस्तक का क्या नाम है? सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये 1999 में आती। सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामाजिक सिद्धांत का प्रणेता बेंट है। बेंट का एक लेख भी है, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। तो उनका मानना है अलेक्जेंडर बेंट का, जो एनार्की है ये स्टेट द्वारा क्रिएट की गई एक संरचना। स्टेट एनार्की को क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि इससे लोगों को, जो उनकी जनता है, स्टेट बताएंगे कि एनार्की है, इससे लोग क्या है, भयभीत होंगे और वो एक राष्ट्र को प्रेरित करेंगे कि वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाए, वो मिलिट्री की ताकत को बढ़ाए। और मिलिट्री की ताकत अगर बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली फायदा किसे होगा? जो शासक हैं उनको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मिलिट्री दो धारी तलवार है, वो किसी की सुरक्षा करेगी तो किसी की सुरक्षा का हनन भी करेगी। तो एनार्की को इसीलिए इतना ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। इसमें बेंट ने लिखा है कि अराजकता वह नहीं है जो नव यथार्थवादी यानी केनेथ वाल्टज कह रहे हैं, बल्कि अराजकता विभिन्न राज्यों की मान्यताओं और विचारों पर निर्भर करती है। तो अगर भारत और अमेरिका मिलके डिसाइड कर लें कि कोई अराजकता नहीं है, हमें तो अपना रिलेशन अच्छे से चलाना है, भारत या चीन ऐसा कर लें, तो काहे की अराजकता रह जाएगी? तो ये केवल और केवल राज्य की मान्यता है और विचारों पर निर्भर करती है। कुछ राज्य अराजकता को खतरा मानते हैं और धमकी के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे स्वतंत्रता व अवसर के रूप में देखते हैं। इस प्रकार अराजकता वह है जिसे राज्य स्वयं निर्मित करते हैं। तो यूएसए अपने हिसाब से चीजों को गढ़ता है। वो कहीं तो ह्यूमन राइट का हवाला देके किसी देश पर हमला कर देगा और कहीं पर भले ही तानाशाही वाली प्रवृत्ति अपनाएगा लेकिन ह्यूमन राइट का सहारा ले, और कहीं पर ह्यूमन राइट की बचाव ही नहीं करेगा। तो सऊदी अरेबिया में किस प्रकार से ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है उसकी बात वो नहीं करेगा, लेकिन इराक जैसे देशों में वो हमला कर देगा ह्यूमन राइट को बचाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एनार्की क्या है? एनार्की राज्य द्वारा निर्मित की गई है अपनी सहूलियत के हिसाब से। बेंट नियोरियलिस्ट व नियोलिबरलिज्म दोनों का कटु आलोचक है। वह हालांकि राज्य को प्राथमिकता मानता है, पर उसके व्यवहार व राज्य व्यवस्था को भौतिक की बजाय आत्मनिष्ठ, इंटर सब्जेक्ट तथा समाज निर्मित सोशली कंस्ट्रक्टेड मानते हैं। तो राज्य को प्राथमिकता तो मानता है कौन? अलेक्जेंडर बेंट। पर उसके व्यवहार व राज्य व्यवस्था को भौतिक की बजाय, राज्य की जो व्यवहार है और उसकी जो राज्य व्यवस्था है उसको भौतिक नहीं मानता है, मटेरियलिस्टिक नहीं मानता, बल्कि ये इंटर सब्जेक्टिव है और ये समाज द्वारा बनाई गई है। बेंट की महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं, पहली है द एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन। द एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये 1987 में बुक आती है। फिर एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, 1992 में आती है, ये लेख है बेसिकली। सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये 1999 में आती है। बेंट का प्रसिद्ध कथन है कि पहचान हितों का आधार होती है। पहचान हितों का आधार होती है। पहचान और हितों को भौतिक की बजाय गैर भौतिक संरचनाएं निर्धारित करती हैं। अतः अंतः विषयक निर्माण इंटर सब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, अर्थात संरचना की बजाय प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। संरचना की बजाय प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर अलेक्जेंडर जो बेंट है उनकी पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999 में आती है। केनेथ वाल्ट की पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के विरोध में लिखी गई थी बेसिकली ये पुस्तक। वाल्टज का अराजकता का तर्क, लॉजिक ऑफ एनार्की, एक भौतिकवादी तर्क है। बेंट का मानना है कि राज्य के हित, पहचान, यहाँ तक कि शक्ति भी विचारों द्वारा निर्मित होती है। भौतिकवादी तत्वों की बजाय विचार, मानक, संस्कृति हितों का निर्धारण करती है। शीत युद्ध के संदर्भ में कहा जाए तो यूएसए और हिसार के विचार और मंतव्य ही शीत युद्ध करते थे। अब यूएसए को लगता था कि हिसार उसके लिए खतरा है और हिसार को लगता था कि यूएसए उसके लिए खतरा है। तो उसके विचार, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके कारण ही न युद्ध हो रहा था। हो सकता है आपस में दोनों बातचीत करके बैठ जाते एक दूसरे के साथ और जो कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर कर लेते, पता चलता कि दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है बल्कि कोई अन्य खतरा है, जो कि क्लाइमेट चेंज है कि अन्य चीजें खतरा है, वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को खतरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ऐसा सोच रहे हैं ना कि एक दूसरे के लिए खतरा है। अगर वो वापस में बैठ जाए तो उन्हें पता चले कि खतरा तो, असली खतरा तो गरीबी है, असली खतरा तो भुखमरी है, असली खतरा तो ग्लोबल वार्मिंग है।
उससे हमें लड़ना होगा। जो हम लोग एक दूसरे को खतरा बनाए बैठे हैं वो खतरा है नहीं। तो ये मस्तिष्क में चल रहा। अगर वो मंतव्य बदल लेते, अपने विचार बदल लेते, तो जो युद्ध है गर्म भी हो सकता था या समाप्त भी हो सकता था। तो अगर वो मंतव्य बदल लेते तो युद्ध गर्म भी हो सकता था, यानी कि जो शीत युद्ध था जहां पर युद्ध नहीं हुआ बेसिकली डायरेक्टली, वो डायरेक्ट युद्ध में तब्दील हो सकता था या समाप्त भी हो सकता था, युद्ध समाप्त ही हो सकता था पूरा यूसे, और सारे एक दूसरे के साथी बन सकते थे। बेंट के लेख नार्कीज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट 1992 में लिखते हैं कि अराजकता वह है जिसे राज्य स्वयं निर्मित करते हैं। वहीं बाल्जर ने अराजकता का निर्धारित अर्थ दिया है, जबकि इतिहास में विभिन्न संस्कृतियां मौजूद रही हैं जो अराजकता के अलग अलग अर्थ लगाती हैं। अलेक्जेंडर बेंट अराजकता की 3 संस्कृतियां बताते हैं। पहले तो हॉब्सियन संस्कृति है, हॉब्सियन कल्चर है। तो इस संस्कृति ने 17वीं शताब्दी तक वैश्विक मामलों पर प्रभुत्व जमाए रखा। इसमें सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध है। हॉब्स क्या कहता है कि देयर इज अ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबका सभी के विरुद्ध युद्ध है। तो सभी जो देश थे आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थे। तो यहाँ पर राज्य एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। इसमें हिंसा प्रयोग की कोई सीमा नहीं थी। आप अपने जो स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, वहां पर आप किसी व्यक्ति को मार भी सकते हैं। तो हिंसा, आप कितनी भी हिंसा प्रयोग कर सकते हैं। हिंसा बचाव के लिए जरूरी थी। यह कैदी की दुविधा वाली संस्कृति। तो अगर एक व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, एक राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, तो दूसरा क्या सोचेगा कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए वो भी शक्ति बढ़ाता था, और इस प्रकार निरंतर संघर्ष चलता रहता था। दूसरी है लॉकियन संस्कृति। तो यह 1948 की वेस्टफालिया संधि के बाद आई। इसमें राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, अब कंपटीशन हो गया। पहले संघर्ष था, अब कंपटीशन हो गया। अपने हित पूर्ति के लिए हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर इसके बजाय प्रतिनिधित्व व हस्तक्षेप को महत्व ये देते हैं। कांटियन कल्चर, तो यह समकालीन लोकतंत्रों में है। इसमें राज्य मित्र की भूमिका निभाते हैं तथा विवाद निपटान के लिए बातचीत का प्रयोग करते हैं। सुरक्षा के समक्ष चुनौती आने पर एक टीम की भांति काम करते हैं। तो वही टीम इंडिया कॉन्सेप्ट मोदी जी देते हैं, ये उसी पर आधारित है कि ये इसमें राज्य मित्र की भूमिका निभा रहे हैं और विवाद निपटाने के लिए बातचीत करते हैं। और अगर सुरक्षा आ गई, जैसे क्लाइमेट चेंज आ गया, आतंकवाद आ गया, तो एक टीम की तरह भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। रचनावाद के अनुसार अहम बात हमेशा सामाजिक प्रक्रियाओं की उपज रहा है, जो यह जानने में सहायक है कि स्वहित अभिकर्ता व्यवहार द्वारा संचालित होने वाले होते हैं और चिरस्थायी नहीं होते हैं, बल्कि यह व्यवस्था का निरंतर चलने वाला परिणाम। बेंट, यदि स्वहित व्यवहार द्वारा टिकाऊ नहीं रहता तो वह मर जाएगा। इफ सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट सस्टेन्ड बाई प्रैक्टिस इट विल डाई। यदि स्वहित व्यवहार द्वारा टिकाऊ नहीं रहता तो वह मर जाएगा। तो अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट आपके स्वभाव द्वारा व्यवहार द्वारा टिकाऊ नहीं रहता है तो वह मर जाएगा। अगर आप व्यवहार में फालतू की चीजें कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा चीजें। तो चलिए, यहाँ से रचनावाद समाप्त होता है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक और आप कर सकते हैं, एक मेंबरशिप का इसमें बहुत दिनों से खुला हुआ है ऑप्शन। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, या एक थैंक्स का ऑप्शन आता है उसको भी आप ले सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, बढ़ाएंगे और चैनल की मदद करेंगे, आप चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।